नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज रूम लाइव, जिसमें आज शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। इस वक्त जो जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर बुद्धल विधानसभा के बीजेपी प्रभारी पर जानलेवा हमला हुआ है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, मंजूर नाइक को राजौरी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। ये बीजेपी के प्रभारी हैं बुद्धल विधानसभा के, वहां का प्रभार इन्हीं के पास है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती, तो चुनाव का बहिष्कार करने की बात भी उनकी तरफ से की गई है। जो वहां पर प्रत्याशी भी उनका हालचाल जानने के लिए उनके पास पहुंचे हुए हैं। चौधरी जुल्फकार अली वहां के प्रत्याशी हैं राजौरी में बीजेपी की तरफ से बुद्धल विधानसभा में, और वहां पर वो उनका हालचाल जानने के लिए फिलहाल अस्पताल पहुंचे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर ये छानबीन नहीं होती है, जांच पड़ताल नहीं होती है, तो हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप भी उन्होंने लगाया है। और अब बुद्धल विधानसभा के बीजेपी प्रभारी और जिला महासचिव मंजूर नाइक है, यानी जिला महासचिव भी हैं, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी का औहदा भी उनके पास है, और बुद्धल विधानसभा में उनको प्रत्याशी भी प्रभारी भी बनाया गया था। लेकिन फिलहाल उन पर हमला हुआ है। हमले की अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है कि आखिर हमला क्यों किया गया है, कौन लोग हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है, किस आधार पर हमला किया गया है, क्योंकि कल दूसरे चरण के मतदान होने हैं और राजौरी पुंछ के तमाम जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, जो क्षेत्र हैं, उन पे कल ही चुनाव होने हैं। रूपाली। बिल्कुल शीतल, इसी के साथ कल विधानसभा चुनाव है और दूसरे चरण के मतदान होने वाले हैं, तो उससे ठीक एक दिन पहले ये अटैक जो है बुद्धल विधानसभा सीट के बीजेपी प्रभारी के ऊपर जो हुआ है। और पुंछ में आपको बता दें कि और राजौरी में कल मतदान होने हैं, जिसके एक दिन पहले ये देखने को मिला कि बुद्धल विधानसभा से बीजेपी के प्रभारी और जिला महासचिव है ये मंजूर नाइक, और इन पर हमला जो है वो जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद इन्हें अस्पताल जो है वो शिफ्ट करवाया गया है। और साफ तौर पर इनका आरोप जो है पुलिस प्रशासन पर लगाया गया है, जहां पर इनकी तरफ से ये बयान सामने आया है कि पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बहुत एतमाद रखते थे कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहाँ करवाने जा रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो माहौल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ क्रिएट कर रखा है और जिस तरीके से वो सिचुएशन को यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिजरेबली फेल है टू कंट्रोल देयर एक्टिविटीज़। मैंने 4 दिन पहले पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बताया था, कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि जो एलिमेंट्स यहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे एक डर और खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हैं। और आपने देखा कि आज रात को हमारे कश्मीरी समुदाय के एक बहुत बड़े लीडर, भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी और मेरे चीफ इलेक्शन एजेंट पे कातलाना हमला हुआ और उनको 8 किलोमीटर तक उनकी गाड़ी को चेज किया गया और 8 किलोमीटर गाड़ी को चेज करते रहे और वो एसएचओ बुद्धल को फोन करते रहे कि भाई मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। एसएचओ साहब 1 किलोमीटर की दूरी पे खड़े रहे और उन्होंने उनको प्रोटेक्शन नहीं दी। हमें हैरानगी इस बात की है कि ये लोगों की मर्जी से चुनाव होना है, लोगों ने जिसको चुनना है वही इलेक्शन जीतेगा, लेकिन ये डर और खौफ का, हरासमेंट का जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, ये काबिल मजम्मत है। और हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हमारे लीडर मंजूर नाइक साहब की जान बच गई, लेकिन कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी कि उनको कत्ल कर दिया जाता। अगर इस तरीके से लोगों को कत्ल करके कोई चुनाव जीतना चाहता है तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हमें बता दे, हम चुनाव से बाहर हो जाते हैं और वो जिसको चुनाव का सर्टिफिकेट देना चाहती है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वो दे दे। तो ये उस इलाके के प्रत्याशी थे जो इस वक्त अस्पताल में पहुंचे, वहां पर उनका जांच पड़ताल की, उनका हालचाल जाना, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जांच नहीं होगी तो हम इस चुनाव से बहिष्कार करेंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए राजौरी से जमशीद मलिक जुड़ चुके हैं। जमशीद, कैसे ये हमला हुआ, अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया, कुछ पता चला है इस पूरे हमले को लेकर? बिल्कुल, जब ये हमला हुआ देर रात की ये खबर सामने आई थी, उसके बाद पुलिस ने, जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, मगर मंजूर नाइक जिस पे ये हमला
हाल ही राजौरी कर दिया और यहीं से साबका वजीर तो सर वहीं के साबका वजीर चौधरी जुल्फकार अली की तरफ से ये अब साफ कर दिया कि अगर पुलिस ने 4 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की वो इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके ये मानना है कि पुलिस की गफलत की वजह से ये चीजें हो रही है। क्योंकि ये इलाका जो मैं आपको बता रहा हूँ बुद्धल, ये पहले ही काफी सेंसिटिव माना जा रहा था और देर रात को जब ये खबर सामने आई उसके बाद काफी और टेंशनें बढ़ चुकी हैं। मंजूर नाइक इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी में है, जहां उनसे भी हमने थोड़ी देर पहले बात की। उनका भी ये कहना था कि पूरी तरह प्रूफ देंगे हम, पुलिस को प्रूफ दिए भी गए हैं। पुलिस को जो व्हाट्सएप कॉल हुई है या जो उनके पास वीडियो आई है, इस तरह के इल्जाम उनकी तरफ से लगाए गए। और जब जुल्फकार चौधरी वहां पहुंचे हैं उनकी तरफ से अब जो एक बड़ा बयान ये जरूर दिया गया है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर पुलिस ने 4 घंटे के अंदर कोई बिल्कुल जमशेद, इसी के साथ कल मतदान की प्रक्रिया जो है वो दूसरे चरण की होने वाली है पुंछ राजौरी में। यहाँ पर सुरक्षा के हवाले से जम्मू कश्मीर में खास तौर पर बात की जाए तो ये बार बार बात सामने आ रही थी कि जो पुलिस प्रशासन है वो चाक चौबंद है, लेकिन इसी में ये देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जिला महासचिव है और प्रभारी है उन्हीं पर यह हमला हुआ है, जिसके बाद साफ तौर पर उनका ये एलिगेशन लगाया गया है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो क्या कुछ कहना है, जहां पर एक तरफ सुरक्षा को लेकर बात की जा रही है कि पूरी सटीक तरीके से की गई है, दूसरी तरफ इस तरीके का हमला सामने आ रहा है। बिल्कुल, सुरक्षा की बात पर और भी हम सवाल इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि जुल्फकार चौधरी की तरफ से जो बयान दिए गए हैं वो बड़े बयान इसलिए भी है कि उनकी तरफ से ये दावा भी किया गया है कि उन्होंने कहा कि जब इस पे हमला हुआ, जब इनको ट्रेस किया जा रहा उस पे पुलिस पे उसी वक्त एसएचओ को कॉल की गई उनकी तरफ से जिसपे हमला हुआ और एसएचओ ने उनको बजाय वहां सिक्योरिटी देने के उनको बुद्धल कहा कि बुद्धल तक पहुंचे, इस तरह के इल्जाम भी लगाए गए। ये बड़े सवाल जरूर होंगे क्योंकि अभी इलेक्शन कल होने वाले हैं, अभी एक दिन मतलब आज हम कह सकते हैं कि कल तक इस तरह अगर देखा जाए तो ये सवाल जरूर पुलिस पे खड़े होते हैं क्योंकि ये दावे जरूर किए जा रहे हैं कि सिक्योरिटी काफी कड़ी की गई है, मगर जिस तरह के दावे अब निकल कर सामने आ रहे हैं ये बड़े सवाल जरूर खड़े करते हैं क्योंकि अब 4 घंटे की मोहलत भी उनकी तरफ से दी गई है। जुल्फकार की तरफ से ये कहा गया कि 4 घंटे के अंदर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो वो इलेक्शन का हिस्सा नहीं रहेंगे। हालांकि सोर्सेज के हवाले से देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है जमशेद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि चुनाव से बहिष्कार करेंगे। बहुत बड़ा सवाल ये है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में इनडायरेक्टली बीजेपी चला रही है और जो सुरक्षा व्यवस्था है या जो सुरक्षा है वो भी केंद्र सरकार के हाथ में है। इस तरह से हमला होना ये सवाल पहला खड़ा होता है। दूसरा, बहिष्कार आप चुनाव से कहने की बात कर रहे हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसके मायने, इसके क्या तर्क निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल, जहां तक हम ये कहें कि पुलिस ने उसके बाद जो सोर्सेज के हवाले से, यही मैं बता रहा हूं कि सोर्सेज के हवाले से खबर ये जरूर सामने आ रही है कि पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार जरूर किया है, मगर इल्जाम बहुत बड़े उनकी तरफ से, जुल्फकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर। ये कई सवाल जिस तरह मैं कह रहा हूँ खड़े करते हैं। हालांकि केंद्र की सरकार की अगर बात करें, खास करके बुद्धल इलाका है तो हाई प्रोफाइल सीट इसको माना जा रहा है, जहां अगर बात करें नितिन गडकरी जी ने एक जलसा किया, उसके बाद वजीर दिफा मतलब डिफेंस मिनिस्टर ने राजनाथ सिंह ने वहां एक जलसा किया, उसके बाद कई बड़े और लीडर ने, जितेंद्र सिंह ने इस इलाके में जलसा किया। ये सीट बहुत हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है क्योंकि यहाँ चौधरी जुल्फकार अली जो साबका वजीर है, जॉब का मिनिस्टर रह चुके हैं, वो बीजेपी के इस बार उम्मीदवार वहां से हैं क्योंकि वहां टक्कर कांटे की मानी जा रही थी और हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही थी। उसको देखते हुए जिस तरह के सवाल अब उठाए जा रहे हैं, ये कई बड़े सवाल और भी खड़े कर सकते हैं और हम ये मान के चल सकते हैं कि तो क्या जमशेद अभी तक कोई प्रारंभिक कार्रवाई या जांच नहीं की गई है या फिर बिल्कुल भी पुलिस की तरफ से सहयोग नहीं किया जा रहा है, जो प्रत्याशी का कहना है? बिल्कुल, इल्जाम तो बहुत सारे जुल्फकार की तरफ से लगाए गए ना, पुलिस की तरफ से अभी कोई इस पे ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया, मगर सोर्सेज के हवाले से खबर जरूर निकल कर सामने आ रही है कि कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि कुछ ऑडियो भी वायरल हुई हैं, उस ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते, हमारे पास मौजूद जरूर हैं, मगर उनमें भी दावा किया जा रहा है ये वही ऑडियो है जिसपे जब इनको ट्रेस करने के बाद इन पर हमला किया गया है। इस तरह की बातें भी अब सामने निकल कर आ रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जमशेद, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ये राजौरी में एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें बीजेपी के प्रभारी और जनरल सेक्रेटरी, जिले के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन पर हमला किया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम इन चुनावों से बहिष्कार करेंगे। अब देखना होगा कि लोकतंत्र के इस हिस्से में किस तरह से इन चुनावों को कल के जो चरण है उसको करवाया जाएगा, पुलिस की क्या जांच रहेगी, किस तरह से सहयोग किया जाएगा। अब आपको जरा सीधे लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली में, जहां पर आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तरफ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है जो बिजली फ्री देती है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो बिजली के नाम पर खुली लूट करती है।
दिन दहाड़े जनता का जेब काटती है। और कैसे काटती है? मार्च के महीने में 2024 के अंदर चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले बोले चुनाव होगा, जो परिणाम आएंगे तो बाद में देखा जाएगा, पहले लूट का इंतजाम करो। चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले मार्च के महीने में 6,600 मेगावाट का बिजली का प्लांट लगाने का, बिजली की सप्लाई करने का, माफ कीजिएगा, बिजली की सप्लाई करने का टेंडर जारी किया गया महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। कितने का? 6,600 मेगावाट। कोई मामूली बिजली नहीं, 6,600 मेगावाट का। और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ, आप लोग भी इसको पढ़ के रिसर्च करके जानकारी ले लीजिएगा, जहां पर मिक्स टेंडर निकाला गया। बोले हमें कोयले की बिजली यानी कि थर्मल बिजली और सोलर की बिजली यानी कि सौर ऊर्जा की बिजली एक साथ चाहिए। आमतौर पे क्या निकलता है? सोलर बिजली के लिए ठेका अलग निकलता है, थर्मल की बिजली के लिए ठेका अलग निकलता है। ये क्या कह रहे हैं? सोलर और थर्मल एक साथ चाहिए। कितना चाहिए? 6,600 मेगावाट। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, देश में जो भी बिजली के ठेके निकलेंगे उसमें प्रतियोगिता बढ़ाइए, जिसके कारण जनता को सस्ती बिजली मिल सके। किसने कहा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने। कब कहा? 2014 में। कब कहा? जब भारत के प्रधानमंत्री, महामानव का जन्म भारतीय राजनीति में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब इस देश में महामानव के रूप में जन्म लिया, उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हे महामानव, इस देश में जितने भी बिजली के ठेके निकालना, ऐसे निकालना जिसमें प्रतियोगिता बढ़े और जनता को सस्ती बिजली मिले। तो महामानव की डबल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र में। तो महामानव ने कहा कोई कंपटीशन न रहे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो होने दो, किनारे मारो सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बोले 5,000 मेगावाट सोलर बिजली चाहिए और 1,600 मेगावाट थर्मल बिजली चाहिए। टेंडर निकल गया। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी बिजली की सप्लाई इस देश में कौन दे सकता है? आप लोगों के मन में तो नाम चलना शुरू हो गया होगा। इतनी बड़ी बिजली की सप्लाई महामानव के दोस्त के अलावा तो कोई दे नहीं सकता। 2-3 प्लेयर हैं इस देश में जो इसके लिए टेंडर करेंगे। टेंडर कर दिया गया। टेंडर कर दिया गया। टेंडर अप्लाई हो गया। टेंडर खुल गया। और जब टेंडर खुल गया सितंबर के महीने में, सितंबर के महीने में अभी जब टेंडर खुल गया तो टेंडर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी दोस्त, उनके मालिक, उनके आका अडानी को मिल गया। अडानी को मिल गया। पूरे देश में सोलर बिजली 2.5 रुपए यूनिट सरकारों को मिल रही है। कोयले की बिजली 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए यूनिट सरकारों को मिल रही है। लेकिन अडानी को 6,600 मेगावाट की बिजली 4 रुपए यूनिट की दर से मिली। यह 1 रुपए की डकैती किसके जेब में डाली जा रही है?
ये 1 रुपए की लूट किससे की जा रही है? महाराष्ट्र की जनता से। महाराष्ट्र के लोगों ध्यान से सुनिएगा, हिसाब लीजिएगा एक एक चीज का। ये 1 रुपए प्रति यूनिट की लूट आपकी जेब से की जा रही है। अडानी अपने पास से नहीं दे रहा है, मोदी जी अपने पास से नहीं दे रहे, अब आपसे लूटी जाएगी ये जो 1 रुपए यूनिट, 1.5 रुपए यूनिट महंगी बिजली दी गई। तो मैं पूछना चाहता हूं, 25 साल के लिए महाराष्ट्र की जनता को लूटने की खुली छूट अडानी को नरेंद्र मोदी जी, शिंदे जी कैसे मिल गई, देवेंद्र फडणवीस जी, इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता को देना पड़ेगा आपको। और एक मोटे मोटे अनुमान के तहत अगर ये 6,600 मेगावाट की बिजली सप्लाई 4 रुपए यूनिट के दर से अगले 25 साल तक चलती रहे तो करीब करीब महाराष्ट्र की जनता को 1 लाख करोड़ रुपए का चूना लगेगा। 1 लाख करोड़ रुपए की लूट महाराष्ट्र की जनता से की जाएगी। तो आप सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा है। लगातार आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विपक्ष पर निशाना। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर कल दूसरे चरण का मतदान होना है और कल दूसरे चरण के मतदान के लिए इस वक्त लगातार तैयारियां चल रही हैं। 6 जिलों की 26 सीटों पर वोटिंग होगी और 3 जिले इसमें जम्मू के शामिल हैं और 3 जिले कश्मीर संभाग के हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है क्योंकि जम्मू के जो 2 जिले हैं वो सीमावर्ती क्षेत्रों में आते हैं। पाकिस्तान से सटा बॉर्डर है, चाहे पुंछ हो या फिर राजौरी हो और रियासी, तो इन तीनों जिलों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इसके साथ साथ कश्मीर के 3 जिलों में भी सुरक्षा कड़ी है ताकि किसी भी प्रकार की कोई बड़ी घटना इन चुनाव के मध्य में ना हो या किसी भी तरह की कोई हिंसा वहां से ना उलझ जाए 2 पक्षों के बीच। उसको लेकर तैयारियां हैं। आधिकारिक तौर पर जो पोलिंग पार्टीज हैं उनको भी दूर दराज इलाकों के लिए रवाना कर दिया जा रहा है और अभी कई ऐसी पोलिंग पार्टियां हैं जिनको रवाना करना बाकी है। जो नजदीक के इलाके हैं उसके लिए शाम तक पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा सकता है। रूपाल, बिल्कुल इसी के साथ जम्मू कश्मीर में कल दूसरे चरण का मतदान है और इसी को लेकर 6 जिलों की 26 सीटों पर वोटिंग होगी। और आपको बता दें कि 18 सितंबर के मतदान को लेकर अगर बात की जाए तो शांतिपूर्ण ये चुनाव हुए और साफ तौर पर सबसे ज्यादा आपको बता दें कि इस दौरान मतदान जो है वो किश्तवाड़ में देखा गया था और सबसे कम जो है इस बार पुलवामा में वोटिंग जो है वो हुई है। अब कल पुंछ, राजौरी समेत 6 जिलों की 26 सीटों पर ये वोटिंग होगी। पीडीपी ने भी सभी सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे हैं और आपको बता दें कि इनमें काफी सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं और 8 रेड अलर्ट सीटें भी इस मतदान में दूसरे चरण के सामने आ रही है। फिलहाल सुरक्षा के हवाले से अगर बात की जाए तो पूरे पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल और सैन्य कर्मी जो है वहां पर निगरानी रखे हुए हैं और मतदान को लेकर पुंछ, राजौरी के लोग भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि 10 साल के बाद ये ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं जहां जम्मू कश्मीर अब एक यूटी है और अब देखना है कि किस तरीके से कल वोटिंग की प्रक्रिया रहेगी और मतदाता जब मतदान करने जाएंगे तो किस तरीके के तस्वीरें सामने आएंगी। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि उमर अब्दुल्ला भी चुनाव लड़ रहे हैं और 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले उन्होंने जरूर एक समय ऐसा था जब उन्होंने इन चुनाव से किनारा करने की बात कही थी, चुनाव न लड़ने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बार फिर से मूड बनाया और अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे जिसके लिए अभी से तैयारियां हो रही हैं। हालांकि प्रचार प्रसार कल देर शाम तक चला, फिर खत्म हो गया, लेकिन प्रचार प्रसार खत्म होने के बाद अब सभी दिलों की धड़कनें जो हैं वो तेज हो गई हैं क्योंकि पहले चरण में मतदान जमकर हुआ है, बम्पर वोटिंग हुई है, लगभग 60% के आसपास वोटिंग हो चुकी है और अब बात अगर दूसरे चरण की हो तो दूसरे चरण में कितना मतदान होगा इसके लिए सभी को इंतजार होगा। पिछले जो चरण हुआ था इसमें किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा मतदान रिकॉर्ड किए गए थे, खास तौर पर किश्तवाड़ के इंदरवाल सीट पर सबसे ज्यादा मतदान हुए थे जिसमें 80% से ज्यादा आंकड़ा निकलकर सामने आया था। अब यहां से भी प्रशासन की या फिर चुनाव आयोग की यही कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर आए और इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने, इसमें अपनी जो सहभागिता है वो निभाएं। देखना होगा कि कल किस तरह का दिन रहेगा रूपाली, किस तरह से लोग बाहर आएंगे और अपना जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करेंगे। सबका इंतजार है
और उसके बाद आखिरी चरण का चुनाव जो है वो 1 अक्टूबर को होना है। 8 तारीख को तीनों चरणों के संपन्न होने के बाद जो जम्मू कश्मीर के चुनाव हैं उनके परिणाम यानी उनके नतीजे भी निकलकर सामने आएंगे। बिल्कुल शीतल, इसी में जहां पर कल चुनावों को लेकर उत्साह है तो यहां पर कैंडिडेट्स की भी अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि फिलहाल कल कैंडिडेट्स जो है 131 हैं और इसमें करोड़पति जो है 131 सामने आए हैं और 49 ऐसे कैंडिडेट्स का नाम सामने आया है जिन पर क्रिमिनल केस दर्ज है। वहीं पर इन सीटों की अगर बात की जाए तो आपको बता दें 25 लाख से ज्यादा मतदाता जो है कल वोट डालेंगे और यहां पर पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है, जहां पर आज देखा गया कि साफ तौर पर एक दिन पहले मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी पर हमला भी हुआ। अब कल देखना है कि किस तरीके से तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि लगातार राजौरी पुंछ की अगर बात की जाए तो वहां पर जो है काफी देर पहले जो है शांतिपूर्ण जो है जिला कहा जाता था, डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था, एक बार फिर से आतंकी वारदातें वहां पर देखने को मिली और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये देखने को मिला कि लगातार एक के बाद एक हमला हुआ। और अब देखना यह है कि कल जब यहां पर 6 जिलों की 26 सीटों पर चुनाव होंगे तो किस तरीके से सुबह 7 बजे से जब मतदान लोग करने आएंगे, किस तरीके का उनका झुकाव रहेगा, क्या कुछ उनका रुझान रहेगा। बिल्कुल रूपाली, सही कहा आपने और कल का इंतजार है और कल ही पता लगेगा कि आखिर कितना मतदान होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फॉर लॉट। परमात्मा और प्रकृति की असीम अनुकंपा की भूमि उत्तर प्रदेश देश में है विशेष। असीमित संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के विकास को डबल इंजन सरकार ने दी है नई रफ्तार। सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और स्वावलंबन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश बना है देश में नंबर 1। गरीबों को मुफ्त राशन, जरूरतमंदों को पक्का आवास, सर्वाधिक शौचालय निर्माण, निशुल्क गैस कनेक्शन का उपहार और एमएसएमई क्षेत्र में अग्रणी राज्य है नया उत्तर प्रदेश। देश में सर्वाधिक पीएम किसान सम्मान निधि मिलने से अन्नदाताओं के चेहरे पर है मुस्कान। नए भारत में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, जन कल्याण में विशेष। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं और मेरी सहयोगी इस वक्त आपके सामने है। आगे बढ़ेंगे, अब एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से चुनाव का माहौल इस वक्त देश के कुछ राज्यों में बना हुआ है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर हरियाणा हो, लेकिन साथ साथ अब आने वाले चुनाव के लिए भी, यानी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव तो चले रहे हैं, लेकिन आगामी चुनाव या तो फिर इस साल के आखिरी महीनों में हो सकते हैं या फिर अगले साल के कुछ शुरुआती महीनों में होंगे। उसके लिए भी अभी से तैयारियां हैं, जिसमें महाराष्ट्र है या फिर झारखंड है। अभी से सभी राजनीतिक दल जुट चुके हैं, सभी पार्टियां जुट चुकी हैं और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके चलते दौरे भी बड़े बड़े नेताओं के जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो फिलहाल इस वक्त हमारे साथ इमरान नाइकू इस वक्त श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। श्रीनगर से सीधे जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि कल दूसरे चरण के मतदान जम्मू कश्मीर के अंदर होने हैं, उसको लेकर श्रीनगर की सबसे ज्यादा सीटें इसमें शामिल हैं, उस पर बातचीत करेंगे। इमरान, क्या वहां पर तस्वीर है और किस तरह की हलचल नजर आ रही है? जी बिल्कुल, सेकंड फेज के लिए जहां कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में कल वोटिंग होगी, श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल के अलग अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टोटल 15 असेंबली सेगमेंट्स है जहां पे कल वोटिंग होगी। और इस सिलसिले में जो पोलिंग ऑफिशियल्स है या जो पोलिंग स्टाफ है उनको रवाना किया जा रहा है। और मैं बिल्कुल इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग रूम में हूँ, एक कलेक्शन रूम में हूँ जो कि एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर में कायम किया गया है। और यहाँ से जड़ीबल कॉन्स्टिट्यूएंसी की 143 पोलिंग स्टेशन के लिए स्टाफ को इस वक्त डिस्पैच किया जा रहा है, ईवीएम मशीन्स को डिस्पैच किया जा रहा है। और मोहम्मद शफी आपको दिखाएंगे यहाँ की तस्वीरें। और बिल्कुल मैं इस स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर हूँ और ये तैयारियां हैं। और यहाँ से
पोलिंग स्टाफ को, पोलिंग ऑफिशियल्स को रवाना किया जा रहा है। सिक्योरिटी के यहाँ पे सख्त इंतजाम किए गए हैं और ईवीएम मशीन जो है वो भी यहाँ से ही इमरान का संपर्क टूट चुका है। फिलहाल उनका नेटवर्क जो है वो इशू आ रहा है, लेकिन इमरान हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से पोलिंग पार्टियों को वहां पर रवाना किया जा रहा है। बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनी को ये टेंडर में अप्लाई करने का। चलो, रजौरी में भी चुनाव है और रजौरी के डीसी अभिषेक शर्मा से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। उन्होंने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में कल जहां खिताई पीर पंचाल की 8 निश्चितों पर पोलिंग होने जा रही है, जिसमें सरहदी जिला राजौरी के भी 5 असेंबली हलके हैं जिनके लिए आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ जिला तरक्याती कमीशन राजौरी हैं अभिषेक शर्मा साहब, इनसे जानेंगे सर, आज सुबह से ही पार्टियों को भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, कितने पोलिंग स्टेशन हैं जिन पर इन पार्टियों को रवाना किया जा रहा है? नमस्कार जी, आपको मालूम है कि हमारे 745 पोलिंग स्टेशंस के लिए जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं वो आज यहाँ से रवाना हो रही हैं। रजौरी में कुल 3 डिस्पैच सेंटर्स हैं, जिसमें बुद्धल, थाना मंडी और रजौरी, इन 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की जो टीम्स हैं वो आज रवाना हो रही हैं। आपको मालूम होगा कि रजौरी का जो टेरेन है काफ़ी चैलेंजिंग है और ख़ास तौर से जो हमारा थाना मंडी और बुद्धल का एरिया है उसमें ऐसे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पैदल 3-3, 4-4 घंटे ट्रैक करके जाना पड़ता है। तो हमारी जो प्रायोरिटी है कि अर्ली मॉर्निंग डिस्पैच इसलिए शुरू किया जाता है ताकि वो पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपने डेस्टिनेशंस पे, अपने पोलिंग स्टेशंस पे टाइमली पहुँचें और अंधेरा होने से पहले पहले अपने सारे टीम्स को वहाँ पे इकट्ठा कर लें, ताकि कल के दिन की जो पोलिंग है उसको वो पूरी अच्छे तरीके से रेस्ट करने के बाद कल से वो स्टार्ट कर पाएँ। सर, आज सुबह से ही आप वर्क पे हैं, मगर एक बड़ी चीज़ देखी हमने, आप सुबह से पैदल मार्च कर रहे थे डीसी आपसे डिग्री कॉलेज, 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र पैदल आप वॉक कर रहे हैं, कहाँ? देखिए, हमारी जितनी भी टीम्स हैं, लगभग 3000 के करीब एम्प्लॉयज़ आज अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पे जाएंगे और बहुत चैलेंजिंग होता है, पोलिंग ड्यूटी करना कोई आसान काम नहीं है। तो एक तो उनका मोरल बूस्ट करने के लिए और साथ ही कि सिटी में, रजौरी टाउन में ट्रैफिक कंजेशन की जो कंप्लेंट्स आती रहती हैं उनको भी हम टाइमली एड्रेस कर पाएँ, इसके लिए हम लोग सभी टीम्स, हमारे इलेक्शंस की, हमारे डीसी ऑफिस की टीम्स सभी रूट मार्च कर रही है जगह जगह पे, ताकि किसी भी जगह पे कंजेशन आए उसको हम तत्काल वहाँ से क्लियर करते जाएं। चलते चलते आखिरी क्वेश्चन, लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक तकरीबन 51 के करीब पोलिंग स्टेशन है। ऐसे हालात में अगर हालात ख़राब होते हैं पाकिस्तान की तरफ से किए जाते तो उनके लिए क्या बंदोबस्त किए? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक हालात की बात है वो काफ़ी अच्छे हैं और पार्लियामेंट्री इंतखाबात भी काफ़ी शांतिपूर्ण हो गए हैं। टर्नआउट भी बहुत अच्छा रहा है और फर्स्ट फेज़ में जितने भी इलेक्शंस जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में हुए बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी नेगेटिविटी के, सब बहुत अच्छे से हुए हैं। हमारी भी यही प्रिपरेशन है, पूरी तैयारी है ज़िला इंतज़ामिया की कि जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं और स्पेसिफिकली जो 51 पोलिंग स्टेशंस की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे पूरी तैयारियां की गई हैं, सारे बैकअप अरेंजमेंट्स रखे गए हैं और पूरे मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये पूरा भरोसा है और जितनी हमारी इंटरेक्शन लोगों से भी रहती है, हमारे BLO से रहती है, बहुत अच्छा एंथुसियाज्म है वोटर्स में और हमें पूरा यकीन है कि ये जो वोटिंग प्रोसेस है काफ़ी अच्छे से हो जाएगा और अच्छा टर्नआउट रहेगा। टर्नआउट की एक बात कर लेते हैं, शॉर्ट स्वीप करते हैं। स्वीप के तहत आपने बहुत सारे प्रोग्राम जिला के अंदर चलाए हैं, कितनी उम्मीद इस प्रोग्रामों से कि इस बार टर्नआउट कहाँ तक पहुँचाना है? हाँ, स्वीप की बात जहाँ तक आपने कही है और इस बार कुछ ऐसे हमने इनोवेटिव कुछ 3-4 एक्टिविटीज़ ऐसी की हैं जिसमें हमारा फोकस 3 सेगमेंट्स पे ख़ास तौर से रहा है। एक तो जो अर्बन वोटर्स रहते हैं जिनका टर्नआउट कम रहता है, जिसको हम अर्बन एपैथी बोलते हैं, उनके ऊपर फोकस किया गया है कि हमारे जितने भी टाउन्स के वोटर्स हैं वो सब पोलिंग स्टेशंस पे जाके वोट करें। और इसके बाद जो सेकंड फोकस रहता है वो हमारा रहता है यूथ को लेके, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, 18-19 एज ग्रुप के वोटर्स हैं। उसके लिए हमारे जितने डिग्री कॉलेजेस और संस्थान हैं उन सब में जाके हमने सिग्नेचर कैंपेन्स किए, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स बनाए, ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए और काफ़ी अच्छा एंथुसियाज्म अभी पिछले हफ्ते में थाना मंडी डिग्री कॉलेज में गया था तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ के करीब 30 ऐसे स्टूडेंट्स हैं डिग्री कॉलेज के जिन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया है कि वो लोगों में जाके अवेयरनेस करेंगे वोटिंग के बारे में, EVM के बारे में, प्रोसेस के बारे में।
और तीसरा जो फोकस रहता है वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ पे है, जो हमारे दूर दराज के 3 सेगमेंट्स को हम टारगेट कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन की भी हिदायत है कि इलेक्शन जो प्रोसेस है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, उसमें सभी सेगमेंट्स को कवर होना चाहिए। तो हमारी यही उम्मीद है कि अच्छा टर्नआउट रहे। थैंक यू वेरी मच। इस हमारे साथ जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा जी, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि इस बार रिकॉर्ड तो पोलिंग होगी, क्योंकि इस बार स्वीप के तहत भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए। बड़ी बात मैं जो आपको बता रहा हूँ कि सुबह से जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल सफर करते नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि इससे मुलाजमों का हौसला बुलंद करना है। हालांकि कल जहाँ पोलिंग होने जा रही है उसमें 51 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक हैं, जिनको देखते हुए नजदीक बनकर के उनके पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। तो आपने सुना किस तरह से हमारे सहयोगी ने राजौरी के डीसी से बातचीत की और वहां के हालचाल जाने। फिलहाल झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी तक तारीखें हैं या फिर जो चुनाव का ऐलान है वो नहीं हुआ है, लेकिन आज से ही ये शुरू हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में रांची में बैठक हुई। आईजी, डीआईजी सहित अन्य अधिकारियों से भी वहां पर उनकी मुलाकात हुई है। और जमीन पर क्या कुछ चल रहा है, क्या इस वक्त वहां पर चुनाव हो सकते हैं, इन तमाम विषयों पर सभी संबंधित अधिकारियों से बातचीत हुई, बैठक हुई, हालचाल जाना, ग्राउंड से रिपोर्ट ली कि आखिर क्या चुनाव कराने की अब स्थिति झारखंड के अंदर है या नहीं। उस सब पर बातचीत हुई और बहुत जल्द इन 2 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव को लेकर ऐलान हो सकता है। लेकिन ऐलान होने से पहले राजनीतिक पार्टियों ने अपनी चुनावी जो मुहिम है वो शुरू कर दी है। बिगुल बज चुका है। लगातार बड़े बड़े दौरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दौरा किया, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह दौरे कर रहे हैं और राहुल गांधी भी उस पर नजर बनाए हुए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड हो। तो फिलहाल झारखंड से इस वक्त ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर चुनाव आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक इन चुनाव को लेकर हुई है। रूपाली, बिल्कुल इसी के साथ आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अब तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची है। और आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में और साथ में ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू भी वहां पर पहुंचे थे और उनके साथ सीनियर डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर धर्मेंद्र शर्मा और डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर संजय कुमारी दोनों पहुंची थी। और इसमें पूरे तरीके से जायजा जो है वो लिया गया है कि आयोग के साथ जो है पूरा शेड्यूल बनाया गया है और पूरी तैयारियां झारखंड के चुनावों को लेकर की जा रही है। और काफी सारे बयान भी जो है इसमें सामने आए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को लेकर अगर बात की जाए तो सुझाव दिया गया है और जितनी भी तमाम बड़ी पार्टियां हैं उनको भी लेकर जरूरी सुझाव जो है चुनाव आयोग की टीम ने दिए हैं। और आपको बता दें कि साफ तौर पर कहा है कि भाजपा ने भारत निर्वाचन आयोग से गृह सचिव वंदना दादेल को चुनाव से मुक्त कराने की मांग की है, तो उसको लेकर भी सुझाव जो है दिए हैं। और फिलहाल ईसीआई की टीम जो है झारखंड पहुंच गई है, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर रांची में बैठक होगी और तमाम चुनावों को लेकर बातें की जाएंगी। बिल्कुल रूपाली, और फिलहाल झारखंड के अंदर तो ये बैठक कर जायजा लिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र भी एक ऐसा राज्य है जहां पर साथ साथ चुनाव होने की पूरी संभावनाएं हैं। और अब सियासी सरगर्मियां दोनों राज्यों में तेज हो गई हैं इन चुनाव को लेकर। आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त सभी राज्यों पर नजर बनाए हुए हैं। अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचेंगे। चुनाव की घोषणा से पहले अमित शाह का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है चुनाव की दृष्टि से, खास तौर पर बीजेपी की रणनीति और जो महाराष्ट्र के अंदर एनडीए गठबंधन है या फिर उनके सामने महाविकास अघाड़ी है, उस सबके साथ कैसे मुकाबला होगा, कैसे रणनीति तैयार की जाएगी। पहले तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला बीजेपी या फिर उनके सहयोगी दलों के लिए एक बहुत बड़ी गले की फांस बनते हुए नजर आ रही है। वो सबसे अहम ये मुद्दा अभी गृह मंत्री अमित शाह के सामने रहेगा कि उसमें आपसी सहमति कैसे बनेगी, सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कैसे बातचीत होगी, किस किस जगह पर कौन सी सीट किस दल को दी जाएगी, और ताकि आपसी सहमति बने, आपसी समन्वय बने और उसी समन्वय पे ये विधानसभा के चुनाव लड़े जाएं। फिलहाल हकीम देशमुख हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हकीम, महाराष्ट्र का अब विधानसभा चुनाव का सफर कुछ ही दिनों के बाद शुरू होगा, उससे पहले ऐलान होना है, लेकिन ऐलान होने से पहले जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो दौरे कर रहे हैं, यानी अब महाराष्ट्र में भी सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर के जो है
वो अलग अलग दल जो है वो अब मैदान में है। इस तरीके से हम बात करते हैं महायुति की, तो अजित पवार, एकनाथ शिंदे जो सीएम है, और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस जो है वो भी लगातार जो लोगों से, कार्यकर्ताओं से जो है वो बातचीत करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज अगर गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की बात करते हैं तो कहीं न कहीं ये बहुत अहम दौरा जो है ये माना जा रहा है महाराष्ट्र के लिए। संभाजी नगर में जो है ये दौरा होगा और वहां पर वो आएंगे, अपने कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को जो है वो संबोधित करेंगे। 800 से 900 जो कार्यकर्ता है यानी कि पदाधिकारी है, जिसमें विधायक है, पूर्व विधायक है और बिल्कुल हकीम, क्या कुछ लगता है अभी चुनावों की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है और अभी से ही भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, एनडीए की बात की जाए या फिर खुद गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए जो वहां पर पहुंचे हैं, क्या लगता है कि वो तैयारियां पहले से ही करना शुरू हो गए हैं? क्या उन्हें पता है कि किस तरीके से लोगों के मुद्दों पर खड़ा होना है और जब बाकी पार्टी इस चुनाव के तारीखों के ऐलान होने के बाद काम करेंगी, वो अभी से ही इस चीज का संशय हटा के काम करने पर जुटे हुए हैं? पहले देखिए, जिस तरीके से अमित शाह के दौरे की बात करते हैं तो खास ये दौरे का मकसद ये है कि जिस तरीके से 3 दल है, अजित पवार की एनसीपी है, उसके बाद जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी का तीनों जो दल है, इसमें कहीं न कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर के पेच फंसा हुआ है और ये पेच को जो है ये सुलझाने के लिए जो है कहीं न कहीं अमित शाह का ये दौरा अहम माना जा रहा है। तीनों जो पार्टियां है ये दावे कर रही है और ज्यादा सीटें जो है ये मांग रही है। ऐसे में आज जो है वो सीटों के बंटवारे पर जो है अंतिम फैसला हो सकता है अमित शाह की बैठक में, और इसी को लेकर के अमित शाह जो है वो आज महाराष्ट्र के दौरे पर। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा देश के कई राज्यों से अलग की राजनीति देखी जाती है। छोटे छोटे दल सरकार बनाने में और सरकार गिराने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। कई ऐसे दल हैं, वो तोड़फोड़ की राजनीति हमने पिछले कई दिनों से देखी है महाराष्ट्र के अंदर। कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके 2 हिस्से हो चुके हैं, एक हिस्सा सरकार की तरफ और एक हिस्सा विपक्ष की तरफ जा रहा है। वो कितना अहम रोल इन चुनावों में निभाने वाले हैं? तरीके से लोकसभा के चुनाव हुए और जिस तरीके से बीजेपी या फिर उसके सहयोगी दलों को जो है कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर हार का सामना करना पड़ा, और इसी डर को लेकर के कहीं न कहीं बीजेपी के बड़े प्रवक्ता या फिर बात करें अमित शाह की करे या पीएम मोदी की करे तो ये लगातार महाराष्ट्र के दौरे पर है। आने वाले कुछ दिनों में पीएम मोदी का दौरा भी होने वाला है। कहीं न कहीं विधानसभा को लेकर के कमर कस के जो है महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी हो, दोनों भी मैदान में है, और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर कोशिश उनकी जारी है कि सरकार जो है वो हमारी बने। दोनों ही पार्टियां यानी महाविकास आघाड़ी की बात करें या फिर महायुति की बात करें, दोनों भी जो है वो दावा लगातार कर रही है। ऐसे में अब महाराष्ट्र की सरकार किसके हाथ में जाती है, कौन सरकार बनाने में जो है वो सफल होता है, ये देखना होगा। लेकिन दौरे जो है वो लेकर महाराष्ट्र की तस्वीर सामने आई थी। क्या कुछ लगता है इन विधानसभा चुनावों में लोगों के मुद्दे अलग होंगे, तो क्या कुछ लगता है इस बार जो जनता है, आवाम है, वो किस तरफ झुकाव और किन मुद्दों पर अपनी मांग जो है वो इन उम्मीदवारों से लगाए हुए बैठी है? देखिए, कहीं न कहीं महाराष्ट्र में अब विकास की रणनीति पर जो है वो सभी दलों ने काम करना चाहिए। इस तरीके की बातें अब जो है वो ग्राउंड से उठने लगी है। कहीं न कहीं ये तोड़फोड़ की जो सियासत है इससे कई लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं ग्राउंड पर, और कई लोग जो है वो ये भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बने। कई लोगों का ये भी मानना है कि इस तरीके की सियासत महाराष्ट्र में कभी नहीं हुई जो इस बार जो है वो हुई है। पार्टियों को अलग करना, पार्टियों को तोड़ना, इससे भी काफी नाराजगी जो है वो महाराष्ट्र में देखी जा रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम क्या होगा, किस तरफ लोग जाएंगे और किस तरफ उनके वोट जाएंगे, किसकी सरकार वो बनाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन आज के समय में जो है वो अभी ये कहना मुश्किल है कि सरकार कौन बना पाएगा और जनता जो है, वोटर जो है वो किसके तरफ ज्यादा झुकाव अपना रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देशमुख, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देशमुख हमें जानकारी दे रहे थे महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर। महाराष्ट्र के चुनाव इस बार बहुत ज्यादा दिलचस्प होने हैं क्योंकि पिछले 5 सालों के मध्य में बात करें तो तोड़फोड़ काफी ज्यादा हुई है, पार्टियां टूटी हैं, 2 पक्षों में एक पार्टी बटी हुई है। अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, लेकिन उत्तर प्रदेश की खबर पर जाने से पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं और अब न्यूज रूम लाइव में वक्त हो चला है अगली खबर का। जो बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने मामले पर सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मामले की आज सुनवाई होगी और वजूखाने का ASI सर्वे कराए जाने का ये पूरा मामला है और इसी मामले को लेकर सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी ने मामले पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया है, यानी याचिका जो है वो राखी सिंह आज दाखिल करेंगी, अपना जवाब दाखिल करेंगी, क्योंकि जवाब मांगा गया था। और जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ पर ये सुनवाई कर रही है। इनकी अगुवाई में, इनकी पीठ की अगुवाई में ये सुनवाई होगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछले कई दिनों से वाराणसी में ज्ञानवापी का मुद्दा, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। वजूखाने का ASI सर्वे कराए जाने का ये पूरा मामला है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जिसे कहा जाता है। और इसमें मस्जिद कमेटी ने मामले पर जवाबी हलफनामा जो है वो भी दाखिल कर लिया है। अब देखना होगा कि जब सुनवाई होगी तो दोनों पक्षों की तरफ से क्या तर्क रखे जाएंगे, क्या तथ्य रखे जाएंगे और उसके आधार पर क्या फैसला लिया जा सकता है। गौरव पांडे इस पर ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। गौरव, इस पर आज सुनवाई होनी है, क्या अभी तक डिटेल्स हैं? ये जो बात कही जा रही है कि यहाँ कुआं है और उसमें शिवलिंग है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। साल 2010 में हमने कुएं की सफाई कराई थी। है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वा दिया था और वहां मस्जिद बना दी गई, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखने समझने पर मामला दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट की मदद से। जी गौरव, सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। ASI सर्वे को लेकर के बात, ASI सर्वे, बोलिए बोलिए गौरव, बोलिए। फिर से गौरव को संपर्क कट चुका है, दोबारा से उनके साथ संपर्क बनाने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ आज जो है वो इस पर सुनवाई करेगा। उनकी अध्यक्षता में, उनकी अगुवाई में ये सुनवाई होगी। श्रृंगार गौरी केस की मुख्य वादी राखी सिंह ने अपना हलफनामा, अपना जवाब भी दाखिल कर लिया है। और ये पूरा वजूखाना का मामला है, जहां पर ASI का सर्वे किया गया था और उसी सर्वे के बाद एक इसमें समय मांगा गया था और आज इस पर फाइनली सुनवाई होने वाली है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के कारण अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए अर्जी खारिज कर दी गई थी। इसमें अदालत ने कहा था कि अब इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यानी याची का कहना है कि जिस तरह ज्ञानवापी के पूरे परिसर का ASI सर्वे किया गया है। वापस गौरव हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। गौरव, क्या अपडेट है ये बताइएगा। बिल्कुल, देखिए वजूखाने के ASI सर्वे के लिए पहले ही मामला कोर्ट में था और एक बार फिर से आज इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। कोर्ट की तरफ से जो राखी सिंह हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर याचिका दायर करी है, उन्होंने आज वजूखाने के ASI सर्वे की मांग करी थी। बहुत पहले से मांग जारी रखी गई है। आज उस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होगी। कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है वो अपनी जवाबी कार्रवाई भी इसी सुनवाई के दौरान करेगा। देखना ये होगा कि वजूखाने के ASI सर्वे को लेकर के कोर्ट की क्या रिपोर्ट आती है। हालांकि इसके पहले आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने करीब 170 से 186 पन्नों की फाइल रिपोर्ट करी है कोर्ट के पास। इन पन्नों में क्या लिखा है, इस पूरे सर्वे में क्या आया है, ये पूरी जानकारी कोर्ट को लिफाफे बंद में दी गई है और उस पूरे मामले में सुनवाई लगातार टलती जा रही थी। आज एक बार फिर से वजूखाने के ASI सर्वे को लेकर के सुनवाई होनी है कोर्ट में। तो क्या इसमें इजाजत दी जा सकती है ASI को लेकर? बिल्कुल, देखिए वजूखाने में जो जिस याचिकाकर्ता की जो मांग थी उसको लेकर के क्या इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये ASI सर्वे ने अपनी रिपोर्ट में पेश किया होगा कि वहाँ पर किस तरीके की कलाकृतियाँ हैं, क्या वहाँ पे वजूखाना था या वहाँ पे जो मूर्तियाँ पाई गई हैं, जो कलाकृतियाँ पाई गई हैं, उस आधार पर हिंदुओं के धर्म से संबंधित है। इन तमाम चीज़ों पर वाद विवाद होगा। कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है, हायरिंग होनी शुरू होने के बाद ही ये बात स्पष्ट की जा सकती है। लेकिन फिलहाल ये ASI सर्वे को लेकर के वजूखाने में याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की थी और आज उसको लेकर के कोर्ट में सुनवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, आप भी नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आज जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इस पर सुनवाई होगी और शाम तक क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल अब बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां पर अपराधियों पर उत्तर प्रदेश सरकार नकेल कस रही है। कुशीनगर में नकली नोटों का भंडाफोड़ किया है। लगातार वहां पर जो भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए या इस तरह की चीजें हों, उस पर
कार्रवाई हो रही है। मामले में 10 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है और बड़ी बात यह है कि इसमें सपा के नेता भी मौजूद हैं। 5 लाख से ज्यादा जाली नोट जो हैं वो बरामद किए गए हैं और अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में अपराधियों को छोड़ा नहीं जा रहा है। कुशीनगर का ये पूरा मामला जहां पर नकली नोटों का भंडाफोड़ हुआ है। समाजवादी पार्टी नेता रफी खान गिरफ्तार हुए हैं और उनके साथ साथ 10 लोग जिन्हें इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है और नेपाल में भी इनका गिरोह था और इस गिरोह की गतिविधियां नेपाल में भी सक्रिय थी और ये पूरा तार वहां भी जुड़ा हुआ था, इसकी जड़ें वहां पर जुड़ी हुई थी। लेकिन इस जड़ों को अब काट दिया है, इन जड़ों को काटने का काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द इस पूरे गिरोह को खत्म कर दिया जाने का यहां पर जो है वो तैयारियां हो रही है। 5 लाख से ज्यादा जाली नोट भी इस पूरे मामले में बरामद किया गया है। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफी संख्या में सिप कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। इस गैंग के जो टोटल 10 सदस्य हैं, मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू खान, तमकुही राज का रहने वाला, औरंगजेब उर्फ लादेन, नौशाद खान, मोहम्मद रफी अंसारी, शेख जमालुद्दीन, नियाजुद्दीन, रेहान खान, हासिम खान, शिराज हसमती और परवेज इल्लाही, ये सभी एक शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश हैं जो कि जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं और साथ ही साथ जो अवैध असला है इसका देखिए किस तरह से अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है और इसमें खुद पुलिस पूरी तरह से एक्टिव और सक्रिय नजर आ रही है। लगातार सुनील यादव इस वक्त हमारे से जुड़ चुके हैं, कुशीनगर से हमारे संवाददाता हैं। सुनील, अपराधियों पर कैसे योगी सरकार इस वक्त नकेल कस रही है? जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर इस सरकार को बनाया गया था और सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था थी। अपराधी, गुंडागर्दी, लूट, चोरी, ये तमाम मामले थे और इस पर कई हद तक पिछले कई सालों से अंकुश लगा भी है। अभी क्या स्थिति है और कैसे इन अपराधियों को खात्मे के लिए तमाम जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं? जी देखिए, जब से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में जैसे कमान लिया है, उसी प्रकार से कल जो है 5,62,000 के करीब 10 अभियुक्तों को जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया है और ये एक कारोबारी नेपाल से जुड़े हुए थे। अभी भी कुछ इसमें फरार चल रहे हैं। उसको भी पुलिस अधीक्षक जो संतोष कुमार मिश्रा है उनको वो भी बताया कि गिरफ्तारी इन लोग की भी जल्दी की जाएगी। हालांकि इसमें सपा नेता जो है समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू है, जो एक काफी शातिर किस्म का था और अपने साथ जो है 10 लोगों को लेकर चलता था और ये काफी दिनों से जुड़ा था मामला। किसी ने मुखबिर के जरिए सूचना दिया और उसने इसे घेरावनी की, छापेमारी की, उसके बाद ये पकड़ा गया और पकड़ने के बाद कहीं न कहीं जो इस तरह से कारोबारी हैं उनके कहीं न कहीं जो अंदर से है वो भी एक भय पैदा हुआ है और वो कहीं न कहीं इस समय परेशानी और स्थिति से जूझ रहे हैं। जी साथ अगर बात की जाए इस मामले को लेकर, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता रफी खान जो है उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है और साथ ही में ना ही सिर्फ यहां नकली नोटों की बात की जा रही है बल्कि यहां तमंचा, कारतूस और साथ ही साथ जमीन जो है हड़पने की बात भी सामने आई है। क्या कुछ लगता है अब समाजवादी पार्टी का नेता जो है गिरफ्तार हुआ है, 10 लोग और गिरफ्तार हुए, कितना बड़ा ये गिरोह है और अब समाजवादी पार्टी इस मामले से किस तरीके से निपटने की कोशिश करेगी? सुनील, आप सुन पा रहे हैं? ठीक, चलिए, संपर्क टूट चुका है सुनील यादव का। संवाददाता हमारे साथ कुशीनगर से बने हुए थे, जिनका संपर्क फिलहाल टूट चुका है और लगातार अपराधियों पर कैसे शिकंजा कसा जाए वो उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी सरकार कर रही है। एनकाउंटर्स हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं। अब जरा आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। पश्चिम बंगाल में पटरी से मालगाड़ी उतरी है। देखिए, पश्चिम बंगाल में भी अब पटरी से मालगाड़ी उतरने का मामला आया है। पटरी से उतरे मालगाड़ी के 5 डिब्बे, और ये मात्र पश्चिम बंगाल नहीं, इससे पहले भी तमाम ऐसे कई राज्य हैं जहां पर
ट्रेन हादसे हुए हैं, पटरी को दुरुस्त करने का कार्य फिलहाल जारी कर दिया है और जो आसपास के अधिकारी हैं, आला अधिकारी उस इलाके के हैं, वो वहां पर पहुंचे, मौके पर पहुंच के वहां का जायजा लिया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल इस वक्त देश के अंदर यही खड़ा हो रहा है कि आखिर ट्रेन हादसों के पीछे किसका हाथ है, किसकी मंशा है, क्या मंशा है और किस नियति के साथ इन ट्रेन हादसों को करवाया जा रहा है, क्या षड्यंत्र, क्या साजिशें हैं। ये तमाम चीजें, ये तमाम सवालों के घेरे नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सवालों पर अभी तक देश के अंदर कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आया है। कई सिलेंडर मिल रहे हैं और कई सीमेंट के जो बनाए हुए जो पत्थर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। मालगाड़ियों को पलटाने की साजिश रची जा रही है, ट्रेनों को हादसे में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है और आज फिर से पश्चिम बंगाल में मालगाड़ी पटरी से उतरी है। कैसे ये पटरी से उतरी ये साफ नहीं हो पाया है। ये विषय है, जांच का विषय है। इस पर जांच जो है वो लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन सवाल पीछे कहीं छोड़ के गए हैं कि आखिर ये जो ट्रेन हादसे हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं। न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।